नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य ज्ञान पॉइंटर पर। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 3 से 9 अगस्त तक के इस सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस करंट अफेयर्स का तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली के डेली जो करंट अफेयर्स है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इस सप्ताह का, कौन सी कंपनी आईआईएससी बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? तो वो करेगी दोस्तों नोकिया। नोकिया कंपनी जो है दोस्तों आईआईएससी बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी। ठीक है, तो रोबोटिक्स लैब की स्थापना के लिए नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। नेटवर्क वाले रोबोटिक्स के लिए केंद्र का नाम नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि सीओई रोबोटिक्स होगा और उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संबंधित अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देगा, जो आपातकालीन प्रबंधन, कृषि, औद्योगिक स्वचालन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक रूप से प्रासंगिक उपयोगों के मामले में विकसित करेगा। कंपनी 5G और उभरती प्रौद्योगिकियों के आधार पर सामाजिक प्रासंगिक उपयोग के मामलों पर शोध के लिए लैब भी स्थापित करेगी। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो शुरू किया है दोस्तों हरियाणा राज्य ने। पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र, यह एक विशिष्ट पहचान पत्र है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए एक परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना क्या होगा दोस्तों? अनिवार्य होगा। तो जो पीपीपी है ये आधार कार्ड से अलग है, क्योंकि आधार कार्ड एक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में दर्शाता है, जबकि पीपीपी एक इकाई के रूप में एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। पीपीपी एक व्यक्ति के आसपास संरचित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में आप हरियाणा देख सकते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। कैपिटल है चंडीगढ़, राज्य सिटी फरीदाबाद। टोटल डिस्ट्रिक्ट कुल 22 हैं दोस्तों। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 90 सीटें हैं दोस्तों। राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा से यहाँ पर 10 सीटें जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आधुनिक दासता उन्मूलन राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति आकलन पर रिपोर्ट जारी की है? तो वो जारी की है दोस्तों राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल ने। तो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल यानी कि CHRI ने उन्मूलन आधुनिक दासता राष्ट्रमंडल सरकार की प्रगति का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है। यह राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल और वाक फ्री द्वारा व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर जारी किया गया था, जो एक गुलामी विरोधी संगठन है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल देशों द्वारा वर्ष 2018 में बलपूर्वक श्रम, मानव तस्करी और बाल श्रम को समाप्त करने एवं सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने तथा आधुनिक दासता की स्थिति को वर्ष 2030 तक समाप्त करने के लिए किए गए वादों की प्रगति का आकलन किया गया है। राष्ट्रमंडल के 1/3 देश जबरन विवाह कराने के अपराध में संलिप्त हैं, जबकि 23 देश ऐसे भी हैं जो बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण के अपराध में संलिप्त नहीं हैं। तो समूह के किसी भी एशियाई देश ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम के खिलाफ कानूनों को लागू नहीं किया था। तो ये पूरी रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दोस्तों एक्सिस बैंक ने, AXAA। तो एक स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है दोस्तों एक्सा। ठीक है, जो एक कन्वर्जेशन वॉइस बॉट है। बॉट आप जानते ही हैं, में पारंपरिक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस यानी कि IVR सिस्टम से ग्राहक अनुभव के प्रतिमान को काल स्टीयरिंग और सटीक प्रतिक्रिया के नए युग में सटीकता और स्थिरता के साथ बदलने की शक्ति है। AXAA एक नेक्स्ट जेन बहुभाषी वॉइस BOT है, जो कि अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। हर दिन 1 लाख अनुरोधों और ग्राहक प्रश्नों को हल करने की क्षमता रखता है। बॉट प्रश्नों, उसके संदर्भ और काल के कारण को समझने में मदद करेगा, जिससे ग्राहक अनुभव में क्या होगा? सुधार होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? मनोज सिन्हा को। इसके पहले कौन थे दोस्तों? जीसी मुर्मू। अब जीसी मुर्मू को अब क्या बना दिया गया है दोस्तों? तो जीसी मुर्मू अब क्या बन गए हैं? कैग बन गए हैं, ठीक है। पहले क्या थे? पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू यानी, ठीक है। अब ये क्या हो गए? ये इनको कैग बना दिया गया और इनकी जगह पर किसको उपराज्यपाल बना दिया गया? मनोज सिन्हा को, ठीक है। चलिए, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे मनोज सिन्हा, उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। वह गिरीश चंद्र मुर्मू से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें अक्टूबर 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है दोस्तों, ठीक है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मनोज सिन्हा ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है दोस्तों चौथा, ठीक है, चौथा स्थान है। तो भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है, जिसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त 2020 को जारी किया था रिपोर्ट। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 233 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ शीर्ष पर है। तो शीर्ष पे कौन है? यूएसए है। दूसरे स्थान पर चीन है, इसके बाद ब्रिटेन है और चौथे स्थान पर किसका स्थान है? आता है भारत का आता है, ठीक है। तो भारत में कुल 21 यूनिकॉर्न ऐसे हैं जिनकी कीमत $73.2 बिलियन है और भारतीय यूनिकॉर्न की जो औसत उम्र है वो 7 साल की है, ठीक है, जिसमें से 2 की उम्र 4 साल से कम है। तो भारतीय यूनिकॉर्न में सबसे अधिक निवेश जो है वो सॉफ्टबैंक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल का पुरस्कार जीता था। तो जॉन ह्यूम एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और एक प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनेता थे, जिन्होंने शांति वार्ता और 1998 में उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए बेलफास्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने एवं 1960 के दशक से जो जारी हिंसा थी उसको समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना उत्तरी आयरलैंड के 1990 के दशक की शांति प्रक्रिया का एक प्रमुख विकास कार्य था। जॉन ह्यूम 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी (एसडीएलपी) के संस्थापक सदस्य भी थे। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? तो वो जारी करेगा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन सिक्के जारी करेगा 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए। सिक्कों को रॉयल मिंट द्वारा जारी किया जाएगा। देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास में ब्रिटेन ट्रेजरी द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति बन जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस निर्णय का नेतृत्व वी टू बिल्ट ब्रिटेन अभियान ने किया था, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पर अश्वेत हस्तियों को प्रतिनिधित्व देने का भी आह्वान किया गया था। तो अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्री किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू इस समय कौन है दोस्तों? तो खेल मंत्री हैं, ठीक है। तो युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। इस योजना के तहत राज्य स्तरीय खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सभी राज्यों से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। जो राज्य पहले से ही वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करते हैं वो खेलो इंडिया योजना के साथ जुड़ सकते हैं और केंद्र इन आयोजनाओं के संचालन में उनकी मदद भी करेगा। तो योजना के तहत 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें भावी चैंपियन बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के जो संपादक हैं दोस्तों वो हैं परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर ने इसका संपादन किया है। यह पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ 4 अगस्त 2020 को हुआ। इसका हिंदी अनुवाद किया गया। पुस्तक में स्वच्छ भारत क्रांति के विभिन्न हितधारकों और योगदानकर्ताओं के 35 निबंधों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा की विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है। तो 35 निबंध हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें वित्त पोषण, राजनीतिक नेतृत्व, भागीदारी और लोगों की भागीदारी के रूप में व्यवस्थित किया गया है। अब यह जो निबंध है अमिताभ कांत, अरुण जेटली, सदगुरु, रतन टाटा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और तवलीन सिंह और बिल गेट्स द्वारा दिए गए हैं, उसी का संकलन है ये। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने कोना कोना
उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो कोना कोना उम्मीद अभियान कौन शुरू किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। तो ग्राहकों में आशा विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर्स और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर व डील देगा। बैंक ने आवश्यक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य, कल्याण आदि के क्षेत्र में ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार किया है। योजना का उद्देश्य उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देना, खरीदारी और बैंकिंग को अधिक फायदेमंद बनाकर लोगों की भावना को ऊपर उठाना है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी, ये आपको याद रखना है, पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल की ऊंचाई 467 मीटर होगी। यह नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर होगी। इसकी डिजाइनिंग इस तरह की है कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को झेल सकती है। और इसका जो कार्यान्वयन हुआ है वो प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज पीएमडीपी के तहत 80,068 करोड़ रुपए का हुआ है। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों, जीवन यात्रा का इसमें संकलन है। पुस्तक 2 अगस्त 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विजय कुमार चौधरी के आधिकारिक निवास पर जारी की गई है। तो ये जो पुस्तक है वो राजनीतिज्ञों, कानून के छात्रों, राजनीति, समाज, संविधान के बारे में ज्ञान प्रदान करती है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत आम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क पहनकर ही घरों से निकलने के लिए जागरूक करना है, जो 1 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत सरकार कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उपायों के रूप में मास्क पहनने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती है। इस अभियान के तहत मास्क बैंक की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं तथा स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाना है। साथ ही निःशुल्क मास्क वितरण व्यवस्था के अंतर्गत जन सहयोग से की जानी है। इसी थीम पर नगर निगम एक जन जागरूकता रथ भी चलाएगा। तो ये आपको पिक्चर में मध्य प्रदेश दिख रहा है। राजधानी भोपाल है, सबसे बड़ा शहर है इंदौर। तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की जो सीटें हैं कुल 231 हैं। अगर संसद की बात करें तो राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महिला सुरक्षा के लिए किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ई रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो ई रक्षाबंधन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है कि एक वीडियो लिंक के माध्यम से राज्य भर में साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। लगभग 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को 31 अगस्त तक ई रक्षाबंधन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। हर दिन वेबिनार, कार्यशालाएं, वाद विवाद, निबंध लेखन, क्विज और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विभिन्न हितधारक जैसे कि आंध्र प्रदेश पुलिस, अपराध जांच विभाग सीआईडी, एफएम रेडियो, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम, सीसीपीडब्ल्यूसी, साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठन जागरूकता अभियान ऑलरेडी चला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। कैपिटल दोस्तों इसमें 3 बन रहे हैं। इसका एक कैपिटल जो बन रहा है विशाखापट्टनम, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा। अमरावती लेजिस्लेटिव
कैपिटल होगा और कुरनूल जुडिशियल कैपिटल होगा, और फिलहाल अभी हैदराबाद इसकी कैपिटल बनी है, 2026 तक रहेगी। तो लार्जेस्ट सिटी इसका विशाखापट्टनम है। गवर्नर हैं दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर हैं YF जगनमोहन रेड्डी। लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय विधानसभा है, विधानमंडल है दोस्तों। विधानसभा में 175 सीटें और विधान परिषद में 158 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 25 सीटें यहाँ से जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अगस्त 2020 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो वो है एप्पल। एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। 1.84 ट्रिलियन डॉलर के कुल बाजार मूल्यांकन के साथ तेल की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़ते हुए एप्पल कंपनी 1 अगस्त 2020 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। एप्पल ने शेयर में 10% से अधिक की बढ़ोतरी के बाद एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। सऊदी अरामको 2019 के बाद से सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी थी, जिसकी अब बाजार कैप 1.76 ट्रिलियन डॉलर है, और अब वह क्या है, दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन आ गया है? एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? तो वो प्राप्त किया है हरिकृष्ण पेंटाला ने। तो भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने 19 जुलाई 2020 को स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता है। उन्होंने 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता, जो क्रिकेट में टेस्ट के बराबर है। ठीक है, आपको इतना ही जानना है, बाकी और छोड़ देते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न, किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच पुरस्कार से जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसे जो है सम्मानित किया गया है। MOTA को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की IT सक्षम छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला है। तो 6वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का जो शीर्षक है वो क्या है? डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत, ये था। पुरस्कारों की घोषणा 30 जुलाई 2020 को की गई थी। तो IT सक्षम छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण पहल को 12 जून 2019 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीतने वाले पहले सौर नौका का नाम क्या है? तो उसका नाम है आदित्य, जिसने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है आदित्य। इसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। नौका ने 2017 में केरल के वेम्बनाड बैक वाटर में परिचालन शुरू किया है। ठीक है, तो इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। ठीक है, दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 1 अगस्त 2020 को, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो पहला ही है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें कि 3 तलाक से मुक्ति की पहली वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है, और इसे मुस्लिम महिलाओं यानी कि विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के पारित होने के द्वारा गैर कानूनी दंडनीय अपराध बनाया गया था। तो सरकार के अनुसार कानून पारित होने के बाद ऐसे मामलों में लगभग 82% की गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, किस शहर को पहला मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है गुवाहाटी को। ठीक है, मैनहोल सफाई रोबोट है, उसका नाम है बैंडिकूट। तो गुवाहाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला मैनहोल सफाई रोबोट पाने वाला पहला शहर बन गया है, बैंडिकूट कहा जाता है। नई तकनीकी का उद्देश्य मैनुअल सफाई कार्य को समाप्त करना है। स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो बैंडिकूट रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का एक पहला रोबोट है, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया
कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों आज का जो वीकली करंट अफेयर्स है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों इस सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको कवर किया गया, कुछ नए प्रश्न भी थे उनको भी शामिल किया गया। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीकली करंट अफेयर्स? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। वीकली करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।